सदैव से रहा, सूचना ही ताकत रही है। इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज द टूल और गेट फॉर सक्सेस। किसी भी स्थिति में हो, संसाधनों की कमी, अभाव सदैव रहेगा। अभाव ना खत्म हो जाए तो आदमी प्रयास ही करना बंद कर देता। अभाव में जिनकी पूर्ति करना का परिणाम विकास होता है। विकास अस्थायी चीज। नॉलेज बेस्ड अप्रोच, सूचना आधारित हमारे कार्य। हमको मालूम ही नहीं था ये हो गया, ऐसी स्थिति कभी ना आने पाए। निश्चय ही if our approach is knowledge और information based, जो मिस्टेक्स हैं, जो कमियां हैं, जो असफलताओं का प्रतिशत हम घटा सकते हैं। तो एक पुस्तकालय पूरे समाज के लिए या समाज के किसी अंग के लिए या किसी भाग विशेष के लिए या किसी सभी के लिए उपयोगी है। आवश्यकता है कि वो सक्षम होना चाहिए। किसी को सहायता देना तो स्वयं भी सक्षम हो, उसके पास पर्याप्त बजट हो, पॉलिसीज हो करेक्शन डेवलपमेंट की। इन सब के बीच में जो पुस्तकालय मुख्य कार्य करे, एज ए सपोर्ट सब सिस्टम उसको बात करनी है। और तो उस दृष्टि से देखा जाएगा, हम कह सकते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का मूल्य कैसे करेंगे? आप पुस्तकालय में लोग कम हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या जहाँ पर हो, ऑल आर डेडिकेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो फिर कोई भी संसाधन की कमी आड़े नहीं आएगी हमारे प्रयास में। Cooperate with the library, think how we increase the value of information among our users and try to provide maximum information to them। अधिकतम सूचना जितना संभव हो सके, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रशासक हो। कैसे संभव होगा? एक प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक इस विषय का अध्ययन होता है। नॉलेज मैनेजमेंट की साइंस है, मैनेजिंग नॉलेज फॉर अदर्स। serve the society by providing knowledge or information, and in that sense, it is a very novel profession. By providing right information at right time to the right user, इससे बड़ी कोई सहायता और सेवा किसी की भी नहीं, ऐसा लगता। और इसके लिए सक्षम पुस्तकालय पर्याप्त संख्या में जारी, इसकी कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच हो। एक नई कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना है दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली के विशेष। ऑब्जर्व व्हाट अदर लाइब्रेरीज आर डूइंग। बहुत ज़्यादा कोई भूमिका देखने को मिलती नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो प्यासे हैं उन तक नदी को पहुंचना है। ये पुस्तकालय के पास जो लोग पानी के स्रोत तक ना आए, हो सकता है कि प्यास से वो बर्दाश्त कर, लेकिन पुस्तकालय सेवाएं जैसे उसी प्रकार से हुआ आज के संदर्भों में, जैसे कि प्यासे तक पानी पहुंचे, स्रोत को चढ़ के जाना। Then a library will be in real sense a support system for the institution, for the society. Otherwise, अंग्रेजी में कहते हैं white elephant, केवल खर्चे ही खर्चा है, लाभ आज हर चीज पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोग्राम, हर चीज का लाभ। ये कुछ बातें थी आपके समक्ष मैंने रखी। एक अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन काफी उपयोगी है।
कुशल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एक अंग होता है और सब लोग स्वयं से प्रशिक्षित न हो पाए, इसलिए विश्वविद्यालय ने एकीकृत रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे ही इसका परिणाम आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक उन्नतियों में देखने को मिलेगा। मैं अपने ओर से आप सभी के प्रति, आयोजकों के प्रति, माननीय कुलपति महोदय के प्रति, जिन्होंने कहा कि भी यहाँ आना है, इस विषय पे बात करना है, अवसर दिया। मैंने अपने विचार रखे आपके समक्ष, आपने धैर्यपूर्वक सुना, इस सबके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय को मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और ये शुभ अवसर देने के लिए कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी जी। कोई से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अपने स्थान पे भी बैठे रहेंगे। महोदय श्री जॉन टीका जी रहेंगे। अपने सेशन के पहले वो आप लोगों के रेफरेंस के लिए, एक्सरसाइज के लिए और जानकारी के लिए कुछ मटेरियल लेके आए हैं जो कि बढ़वाया जा रहा है। आज के कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के 14 सेशन पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पोडियम पे देख रहे हैं, नीचे देखिए, आपके शिक्षा आपके द्वार। ये हमारे विश्वविद्यालय का एक ध्येय होगा या एक मिशन है, जो छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में, शहरों में शिक्षा उन घरों तक पहुंचा रहा है। ये दायित्व, ये जिम्मेदारी हमारे अध्ययन केंद्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस शिक्षा के उद्देश्य को, इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है एक बड़ी धनराशि की, जिसको हम अपने स्वाविवेक से या अपने ज्ञान और बुद्धि को विकसित कर हम उस धन को अर्जित करेंगे, जो हमारे विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिए लाभप्रद होगा। और किसी भी संस्था के लिए या किसी भी संस्था के अस्तित्व के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसका विकास एवं विस्तार हो। और इस सबों के पीछे हम समस्त कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके लिए हम सदैव अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहें, सजग रहें। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो एक प्लानिंग बना लें, एक रूपरेखा तैयार करें, जिससे कि हम अपने कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्यों को संपन्न कर पाएं। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के आय के स्रोत एवं जैसा कि हमारे विषय में आज रखा गया है, वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन रख रखाव। तो वित्तीय प्रबंधन हम कैसे करेंगे? वित्त का प्रबंधन या वित्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार होगा? इसके लिए हमारे पास 4 उपाय रखे गए हैं, जो कि हमारे राज्य शासन के द्वारा हमें सहायक अनुदान के रूप में मिलते हैं, जो स्थापना मद और अधोसंरचना मद के अंतर्गत पैसा हमें विश्वविद्यालय को प्रदत्त किया जाता है। और इसी भांति यूजीसी के द्वारा जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का शाखा है, उसके तहत हमें डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में पैसा मिलता है। और तीसरा जो है, हम स्वयं अपने छात्रों से डीडी के रूप में राशि प्राप्त करते हैं,
तो इसके लिए अवसर किया था कि अध्ययन केंद्र में जब हम डीडी प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उस डीडी को स्वीकार करने के पूर्व हमें किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक होगा। इसके लिए किन किन बातों की आवश्यकता होगी, इसके लिए कुछ बनाए हुए चार्ट आप अपने पास देख लीजिए। पेज नंबर 3 पर डीडी का एक फोटो होगा और आपका जो मटेरियल दिया गया है डीडी का जो मटेरियल दिया गया है उसको देखिएगा। डीडी के लेफ्ट साइड में देखिए, इसमें जारीकर्ता बैंक का नाम और उसका कोड नंबर, तो ये चीज हमें देखना है और जारी तिथि देखना है। जहां हम गलती करते हैं अक्सर डीडी स्वीकार करने में, वह बात है अदाकर्ता शाखा का। कौन सी शाखा से हमें यह राशि प्राप्त होगी, उस शाखा का नाम एवं कोड नंबर और उस जारीकर्ता शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर। और सबसे मुख्य एवं बड़ी बात है, जो हम मांग के रूप में पैसा रखते हैं वो किस नाम पर होगी, वह है कुल सचिव पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इसके अतिरिक्त कोई भी छोटा या बड़ा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि नाम यही एक निर्धारित की गई है। तो हम इसमें इसके पश्चात इस डीडी के पीछे जो इसमें फॉर्मेट में नहीं दे पाया हूं मैं, वो डीडी के पीछे हम अवश्य रूप से उस छात्र का नाम, पाठ्यक्रम का नाम और अध्ययन केंद्र का नाम और पत्र व्यवहार का पता उस छात्र का पूर्ण रूप से उल्लेखित हो। जो मैं मटेरियल दिया हूँ उसके पीछे डीडी के पीछे उस डीडी के पीछे लिखना है। जो कि इसमें अभी उदाहरण स्वरूप प्रदान नहीं किया हूँ, तो उसमें 4 बातें अवश्य रूप से ध्यान दें। छात्र का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, अध्ययन केंद्र का नाम और पत्र व्यवहार का पता उस छात्र का होगा। इसके पश्चात हम उस डीडी को अध्ययन केंद्रों में, क्षेत्रीय कार्यालयों में एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में किस तरह से पंजी का संधारण या उनका रख रखाव करना है, उसका निर्धारित प्रपत्र आर में दीजिए। जस्ट डीडी के पश्चात वाला प्रपत्र, ये अध्ययन केंद्रों में भी यही प्रपत्र संधारण किया जाएगा और अपने रीजनल कार्यालयों में भी यही प्रपत्र का संधारण होगा। और जो अपना प्राथमिक अध्ययन केंद्र है वहाँ भी इस प्रारूप का पालन किया जाएगा। जैसा कि हम डिस्प्ले में देख रहे हैं, डीडी के डिस्प्ले में हम बताना चाहेंगे। डीडी को स्वीकार करने के पूर्व आप ये डीडी के बाएं साइड में देखिए, जो रॉन्ग घेरा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है इसी ब्रांच, ये हो चिंदरी और इनका कोड है, चिंदरी का कोड नंबर 03811 और ये डेट और ये जो आप मांग करता डिमांड ड्राफ्ट जो बनना है जिस नाम से, वह है कुल सचिव पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर। और इसमें राशि अंकों में और शब्दों में दोनों में दाखिल होंगे, इंद्राज किया जाएगा। और सबसे मुख्य बात है जो अपन यहाँ देखते हैं, अदाकर्ता शाखा। इस ब्रांच बैंक के ब्रांच ने इस ब्रांच को पेबल कर दी है, उसका नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो बिलासपुर और बिलासपुर का फोन नंबर। जो भी अपने पास डीडी का अपना मटेरियल में देखिए, इसमें 4-5 बैंकों के कोड नंबर सेट में उदाहरण दिया हूँ।
जिसमें इसमें रेलवे कॉलोनी का बोर्ड नंबर अलग है 03150, एसबीआई कमर्शियल बैंक का 0 कोड 177, एसबीआई मामला बिलासपुर 304990। इस प्रकार के कोड नंबर जहाँ से भी पेवर हो एक कोड नंबर अवश्य रूप से दर्शावें। जब भी आप वीडियो स्वीकार करें तो अवश्य रूप से देखें ये और नाम। बाद में इसका शंका समाधान हम लोग 10 मिनट पूर्व करेंगे इसका। तो इसके पहचान हम लोग पंजी में आते हैं, जो पंजी संधारण करते हैं। नेक्स्ट वाला प्रारूप, ये प्रारूप है अध्ययन के जो चित्र कार्यालयों एवं मुख्यालय के लिए भी यही पद्धति लागू होगी। इसमें बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है, कॉलम स्पष्ट है, इसको समझ सकते हैं। इसको विस्तृत व्याख्यान करना मैं उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं समझता हूँ। इसी भांति बा और तीन प्रपत्र हैं जो 9 पृष्ठ तक हैं। इन पृष्ठों में विभिन्न स्तर पर अध्ययन केंद्र भेजेंगे अपने क्षेत्रीय कार्यालय को, क्षेत्रीय कार्यालय भेजेंगे इनको अपना मुख्यालय को। इस प्रकार के प्रारूप प्रदान किया गया है। ये इस प्रकार से है, एक सहायक समाज दे रहे हैं क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों को। नेक्स्ट, अच्छा, इसके पश्चात जो प्रपत्र में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई प्रपत्र भरने में या प्रदर्शन करने में किसी तरह का कोई कठिनाई और परेशानी होगी, इसके संबंध में हम लोग सेशन खत्म के 10 मिनट पूर्व इसके लिए समय रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं हम लोग यात्रा भत्ता व्यय के संबंध में। इसमें सबसे बड़ी बात है, आप सीधे ये हमारे यूनिवर्सिटी का यात्रा भत्ता व्यय का प्रारूप है। ज्यादातर हमारे यहाँ 3 श्रेणियों में कर्मचारियों को रखा गया है। जो सी श्रेणी में रखा गया है वो 12,000 से अधिक मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, और डी ग्रुप में रखा गया है 7,000 से 12,000 से कम तक, मतलब 11,999 तक रखा गया है। और ई की श्रेणी में 6,999 तक इस श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़ा गया है, जिसके आधार पर हमें यह निर्धारण करना है कि उस कर्मचारी का दैनिक भत्ता या लॉजिंग किराया या जोखिम भत्ता किस तरह से लागू होगा। तो ये श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 60 रुपये, और डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 80 रुपये, और सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 125 रुपये दैनिक भत्ता की दरें होगी। आप देख रहे हैं ये भी जहाँ सर्वप्रथम आपका कर्मचारी का नाम और दावाकृत माह यहाँ दर्शित किया जा रहा है, जो फॉर द मंथ आप लिखे हैं। जब दौरा करते हैं उस दौरा तिथि का माह को वहाँ दर्शित करना है, और उस कर्मचारी का डिजिग्नेशन एवं एड्रेस। हेड अकाउंट कितने बेसिक पे में आप अपना मानदेय की राशि अवश्य रूप से लिखें। और ये कॉलम है डेट जहां आप जर्नी करनी है, जिस डिपार्चर एंड अराइवल आवर और ये रूट और ये मोड ऑफ जर्नी, बस, रेल या प्राइवेट कार, और उसकी दूरियां और यात्रा का प्रयोजन अवश्य ही करना चाहिए। ये जो पर्पज ऑफ जर्नी और जिस साधन से यात्रा की गई है उसकी राशि यहाँ इंगित करना है। और यहाँ हेड क्वार्टर अलाउंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस स्थान से आप प्रस्थान करते हैं उस स्थान से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाने के लिए हेड क्वार्टर अलाउंस मिलता है, जो अपन रिक्शा, तांगा या टैक्सी करके जाते हैं तो 1/2 की डी की पात्रता होगी। और स्पेशल अलाउंस जब
ये स्पेशल हार्ट अलाउंस है। जब हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ हमारी जिस प्रयोजन के लिए हम चले थे अपने प्रस्थान स्थान से, और वहाँ पहुँचने पर नाइट हाल्ट करते हैं, तो यहाँ नाइट हाल्ट का एक डीए पात्रता होती है। इस प्रकार से यहाँ कुल लोग, और उस डेट के बाद जब वापसी आते हैं तो उसकी यात्रा की गणना की जाती है। ये गणना पेक्षा उसको अपने मान लीजिए अध्ययन केंद्र के वो कर्मचारी हैं तो अपने रीजनल डायरेक्टर कार्यालय में हुआ यातायात को प्रस्तुत करेंगे, और रीजनल डायरेक्टर उनको सत्यापित कर मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि वो भुगतान हो गया। और ये लगभग मैं समझ रहा हूँ कि अब ऐसी अध्ययन केंद्रों से ऐसी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, इस प्रकार की विशेष दिक्कतें देखी नहीं गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो इसके लिए 10 मिनट का समय अवश्य आपको दिया जाएगा, अगर इसका समाधान होगी तो। नेक्स्ट इसका पैरा है, ये कई पार्ट है दूसरा रूप, जो हम यात्रा बस टिकट यात्रा उसके अतिरिक्त हमें हमारे विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रावधान निर्धारित किया गया है, जो स्थानीय परिवहन भत्ता के रूप में हमें 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये कैटेगरी दी गई है। तो उस स्थान पर पहुंचकर जहां उसका मंजिल रहा, जैसे अंबिकापुर से बिलासपुर मुख्यालय आना था, तो मुख्यालय पहुंचने पर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर मुख्यालय कार्यालय पहुंचने के लिए यह भत्ता देय है, जो आकस्मिक व्यय के रूप में इस प्रपत्र में दर्ज करेंगे। आने एवं जाने के लिए यह राशि की पात्रता होगी। और इसी में होटल व्यय, अगर मान लीजिए नाइट हाल्ट करते हैं आप, होटल लॉजिंग की पात्रता है तो होटल का व्यय भी इसी में दर्ज होगा। और इसके अतिरिक्त सामान कुछ लाते हैं, उसके लॉजिंग या मजदूरी या कुली भाड़ा के लिए भी इसी राशि, इसी प्रोफार्मा में यह राशि दर्ज की जाएंगी। तो ये 3 प्रकार की मदे यहाँ उल्लेखित होगी टीए बिल के साथ। टीए बिल का अतिरिक्त टीए बिल का एक दूसरा पार्ट है। तो अगर चाहें तो आप दरें अवश्य लिख लें। दैनिक भत्ता की दरें जो डिस्प्ले किया गया, जैसा आपको दिया भी गया है। अब बिलासपुर जेट श्रेणी में आता है। ये आवास का यहाँ 1500 है, और ये आपका बोनस पे निकालिए, ये आपका 1500, 1125, 560 और 375, 190। क्योंकि हमारे यहाँ कर्मचारी ई, बी और सी श्रेणी के हैं, इसलिए ये होटल जो किराया है 560 रुपये, और डी ग्रेड के लिए 375 रुपये और डी ग्रेड के लिए 190 रुपये नियत की गई है। इससे पहले वाला पापा जो ये स्थानीय परिवहन का है 50 रुपये, 100 रुपये और 150 रुपये। ये साथ अपने कर्मचारियों की श्रेणी है सी, डी और ई। इसी बात की दैनिक भत्ता की दरें हैं। सी श्रेणी के लिए 125 रुपये, डी श्रेणी के लिए 80 रुपये और ई श्रेणी के लिए 60 रुपये। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार ही हमें यात्रा व्यय बनाया जाना है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लास्ट में, आप अन्य आकस्मिक व्यय। अन्य आकस्मिक व्यय के मध्य में, जैसा कि ये बहुत ही पुराना है, डेट उसी नेक्स्ट वाला ये अध्ययन केंद्रों में खर्च किए जाने की मदे हैं। पोस्टेज में 400 रुपये, स्टेशनरी 100 रुपये, दूरभाष 100 रुपये, यात्रा व्यय 50% 150 रुपये और आकस्मिक व्यय 50 रुपये, कुल 800 रुपये प्रति माह इन मदों के अंतर्गत किया जाना है, जो कि फॉर्मेट पीछे वाला है, इस फॉर्मेट में दर्ज अपनी। और इस
बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिमा माँ टू माँ